आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं केस के बारे में। केस यानी इंग्लिश में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, केस यानी कारक। ठीक है, नाउन एंड केस, राइट। तो यार जो केस होते हैं ना, ये केस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। एकदम सिंपल ट्रिक के साथ चीज़ों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को ही हम लोग सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। एक होता है पोसेसिव केस यानी जिनेटिव केस। वोकेटिव केस यानी संबोधन कारक। अब समझो, एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा नॉमिनेटिव केस से पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस से पूछा जाता है। ठीक है, अब कैसे पूछा जाता है तो सुनो। जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक सेंटेंस है आपकी स्क्रीन के सामने, समझना। एक मिनट बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन है, राम लव्स सीता। तो यहाँ पर क्या लिखा है? राम लव्स सीता लिखा है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ पर राम क्या है? राम यानी सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है? राम। तो राम सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस, राइट। सीता इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। सीता इस सेंटेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट, तो यानी ऑब्जेक्टिव केस। आगे बात समझ में? वेरी गुड। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है, समझना कि इस सेंटेंस में आपको ये देखना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में राम है, तो राम यानी किसी का नाम है, तो नॉमिनेटिव केस हो गया। नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस, ठीक है। सीता क्या है? ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सीता लव्स राम, तब अब इस सेंटेंस में सीता क्या है? सीता क्या है? सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस। अरे सीता किसी का नाम होगा कि नहीं होगा? अब ऐसा तो है नहीं कि सीता किसी का नाम ना हो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस सेंटेंस में आप ये देखो कि सब्जेक्ट सीता है, सीता किसी का नाम है, तो नाम है तो नॉमिनेटिव केस, और इसी को ही हम लोग सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। मतलब कि नॉमिनेटिव केस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस, ठीक है। और इस सेंटेंस में राम क्या है? ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन अब जो सेंटेंस, अब मैं जो रूल आपको कराने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। अब समझना इसे। एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन के साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। जैसे एवरीबडी में एपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया है, नोबडी में एपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया है, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि एपोस्ट्रॉफी का यूज किस तरह से किया गया है, ठीक है। ये रूल नंबर जो 6वां है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई। रूल नंबर 6वां है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। क्या है कि एनीबडी, समबडी आदि के बाद इल्स का प्रयोग होता है, तो एस का प्रयोग इल्स पर किया जाता है। कहने का मतलब ये है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि यदि जैसे आई लाइक योर डिसीजंस एंड नॉट एनीबडी इल्स, तो यदि इसमें एनीबडी में एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया जाए तो आपको इल्स में एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर देना है, ठीक है। जैसे आई फॉलो योर सजेशंस एंड नो बडी इल्स, नो बडी के साथ में मतलब कि बोल सकते हैं कि बडी से बनने वाला कोई भी हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस है, वर्ड है, बडी से बनने वाला, चाहे आपका नो बडी हो चाहे सम बडी हो। मतलब ये देखो जो लिखे हैं, सम बडी, नो बडी, एवरीबडी, एनीवन, कोई भी हो वर्ड हो, यदि इनमें एपोस्ट्रॉफी यस का यूज किया गया और इनके साथ में इल्स का यूज किया गया है, तो इनसे एपोस्ट्रॉफी एस हटा करके इल्स में आपको एपोस्ट्रॉफी जोड़ देना है, ठीक है। अब जैसे इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी दिया जाता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, आई फॉलो योर सजेशंस एंड नो बडी इल्स नो एरर। अब इस सेंटेंस में क्या किया गया है? नो बडी के साथ में इल्स का यूज़ किया तो गया है, लेकिन नो बडी में एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर दिया गया नहीं। अब ऐसी कंडीशन जब होना, तो नो बडी से एपोस्ट्रॉफी हटा करके इल्स में एपोस्ट्रॉफी का यूज कर देते हैं। तो इसका कौन सा पार्ट गलत है? डी पार्ट गलत है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, एमएनएस मास्टरमाइंड विदाउट स्पेस, ठीक है। एमएनएस मास्टरमाइंड ज्वाइन कर लीजिए। देखो विदाउट स्पेस है, ठीक है। वहाँ पर आपकी इसकी PDF मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।